अच्छा, तो अभी हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे पहले वाली स्लाइड पे, जिसमें हमारी पार्ट वन पे हमने डिस्कस किया था जो लास्ट के यूरिया वगैरह की जो प्राइसेस हैं वो किस तरीके से। ऐसे यूरिया का जो बैग की जो बिकता वगैरह है ना, वो 50 केजी वाला बैग होता है, यानी एक बैग 50 केजी का होता है, और फिर उस हिसाब से जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वो हम उसकी देखेंगे भी कि किस तरीके से 50 केजी का बैग जो है कितने उस पर यूज होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक एकड़ पे जो है तकरीबन 6 या 7 बैग लगते हैं। यानी 6-7 बैग लगने का मुराद ये है कि आपका तकरीबन जो है वो तो 200 300 300 400 500 जो है वो केजी यूज होता है। तो उसको फिर हम मजीद इसको जब हम फर्दर सेग्रीगेट करेंगे कि कहाँ पे कितना कितना लगता है, तो वो उसमें हेल्प हो जाएगी सारी चीज एनालिसिस करने में। अच्छा, अब ये जो है ना बस इसमें बस यही है, लोकल प्राइजेस कितनी है और ये इंटरनेशनल प्राइजेस कितनी है वो आपको देखना है। अच्छा, ये जो केगर, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है मोस्ट लोग को शायद ना पता हो, बट केगर जो है वो आप ये कह लो 6 या 7 साल के उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। यानी ये आपको इंटरनेशनल प्राइजेस ग्रू बाय अ केगर ऑफ 6.1%, यानी कि इन अ 5 ईयर पीरियड, यानी 5 साल में। ये केगर किसको बता रहे हैं, केगर किस चीज का लिया हुआ है, बेसिकली एक तरह का या कैलकुलेशन यूनिट है प्राइस का, या कुछ भी चीज कैलकुलेट करने का। तो 5 साल में कितना परसेंट जो हुआ है, 6.1% से बढ़ी है इंटरनेशनल प्राइजेस, और मजीद अभी बढ़ भी रही है। ठीक हो गया। तो ये इस स्लाइड का जो है वो एक मफहूम था। अब ये जो है बाकी, अब आप जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, एक सेकेंड यार, ये मुझे, हाँ, अब जो हम स्टार्टिंग में देख रहे थे ना कि मार्केट शेयर किस किस का कितना है, तो वो यहाँ से जो ना आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे भी कि ईफर्ट का जो मार्केट शेयर है दैट इज लाइक 34%। फौजी ग्रुप का कितना है, 48%। अच्छा, जब ये फौजी ग्रुप बोलते हैं ना, उसके अंदर FFBL और फौजी फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर बिन कासिम को जो ना ये मेजोरिटी कंक्लूड करके ही बोल रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फौजी FFC और FFBL को मिला के बोलते हैं ये लोग। ठीक है, हालांकि यूरिया में FFBL का कोई शेयर नहीं है, लेकिन स्टिल आप समझ लो कि है। अगर 9 मंथ्स में अगर मैं देखूं, यानी 9 महीने की क्वार्टरली में देखूं, तो ये है। बाकी CY 29 जो है वो 2019 में सबसे ज्यादा जो है वो फौजी का था। ठीक है, 48। और ये यूरिया के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, ईफर्ट आपका 30%, फातिमा 3%, 13%, और 9% में सारी मेजोरिटी इंडस्ट्रीज आ जाती है। और ये 9 मंथ CY, 9 इसको पढ़ते ऐसे हैं, 9 मंथ CY, यानी कैलेंडर ईयर। अब ये जो इंडस्ट्री है, दो तरह के कैलेंडर होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है और एक कैलेंडर ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो पूरे साल, यानी जिसका ईयर एंड दिसंबर होता है। कैलेंडर ईयर वो ईयर होता है जिनका जो एंड है वो जून जुलाई वाला होता है। ठीक है, यानी कि बैंक्स वगैरह का भी, सारी चीजों का, तो जून जुलाई वाला एंड होता है इनका। यानी कि इस इनकी जो रिपोर्ट्स आएगी अभी जो आया है वो आपके पास उस बेसिस पे कैलेंडर ईयर में पढ़ते हैं। यानी कि 9 मंथ CY 20, यानी कि 9 महीनों के हिसाब से अगर देखें तो फौजी 48% और ये यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अभी रिसेंट भी है, अभी हम इसको रिपोर्ट को जो ना नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखा भी दूंगी कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये स्लाइड में आपको ऑफ टेक समझ आ गया कितना हो रहा है। फिर इनकी जो है वो फाइबर सेग्रीगेट किया हुआ है कि कितना कितना जो है वो ऑफ टेक हुआ या रिटर्न ऑफ हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी, ये वो सारी चीजें। अवेलेबिलिटी बस याद रख लो कि कितने परसेंट आपके पास अवेलेबल है मार्केट में, तो 1.65 मिलियन टन। ठीक है, ये एस्टिमेट है कि इतना अगर सफिशिएंट होगा तो हम बाकी की जो है वो डिमांड ऑफ द सीजन को मीट कर लेंगे। अब ये आपको मैंने बताया ना, ये सीजन वाइज इसकी कैलकुलेशन हुई हुई है, राबी सीजन की सिर्फ। फिर आपके खरीफ की भी अलग आएगी, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास ऑब्वियसली हम बात करते हैं ना कि इन्वेंट्री कितनी बची है या कितनी बाकी है। तो देखो, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री कितनी है, दैट इज 3,000। ठीक है, और उनमें से ऑफ टेक कितने हो रहे हैं, फिर हमारे पास बच कितने जा रहे हैं, तो ऑन एंड ऑफ कितना है, 41। तो ये इस तरह से इन्वेंट्री को एस्टिमेट किया गया है। अब उसके बाद ये डायनामिक्स है। अब इसके अंदर बस ये डैप के बारे में है कि डैप की कितनी प्रोडक्शन हुई है, डैप कितना अवेलेबल है मार्केट में, ये इसके CY 20 के हिसाब से। और डैप में देखोगे तो इम्पोर्ट 62% इम्पोर्ट है, 38% प्रोडक्शन है। और वो 38 कौन करता है प्रोडक्शन, फौजी फर्टिलाइजर, सॉरी, फौजी बिन कासिम लिमिटेड, यानी कि फौजी फर्टिलाइजर FFBL करता है। ठीक है, वो सोल सोल है जो प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसकी मोनोपोली है मार्केट में, वो प्राइस को ऊपर नीचे कर सकता है। तो ये एक स्लाइड था।
फिर प्राइस डायनामिक्स वही लोकल वगैरह के आगे के कितना है। तो आप जो है वो एक चीज बस ये देख लो कि डैप की जो एक पर बैग की जो प्राइस है वो 3,500 2020 में थी। अभी तो तकरीबन ज्यादा ही चल रही है। डैप की जो प्राइस है वो 10-12 हजार, अभी जो लेटेस्ट है वो 10,400 से ऊपर ही है प्राइस डैप के पर बैग 50 kg के। ये मैं डाटा जो डाटाबेस मेरे पास बना है मैं दिखाती हूँ। अच्छा, फिर मार्केट के ऑफ टेक शेयर ये आ गया। डैप में कौन लीड कर रहा है, ये आ गया फौजी। FFBL आ गया। FFBL के बाद जो है वो 35% ई फट है, फिर FFC है, फिर अदर्स हैं। तो इस तरह से आपको ओवरव्यू मार्केट का समझ आएगा कि यार मार्केट में चल क्या रहा है। फिर आप जब इंडस्ट्री पढ़ोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये आउटलुक भी आपको डेप के हवाले से ये मिल जाएगा, जो कि आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस किस टाइप के रिस्क है भाई, ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई। डिमांड ही नहीं होगी तो क्या करोगे, या डिमांड ज्यादा होगी तो उसको मीट कैसे करोगे, ये एक तरह का रिस्क है। उसको मिटिगेट कैसे करेंगे वो यहाँ पे मेंशन है। गैस की प्राइसेस इसमें मेन इम्पैक्ट करती हैं। GIDC जो लगा था, ये देखें इसमें लिखा हुआ है कि जो GIDC जो था ना वो 300 पर MMBtu, ये अभी 300 नहीं है, ये 340 समथिंग है। ये फीड गैस की प्राइस थी। GIDC जब लगा था ना तो उनको बेनिफिट ये दे दिया गया था कि ठीक है हम फीड गैस जो ना आपको 300 में देंगे। हालांकि होनी कितनी चाहिए थी, 1021 जो अभी चल रही है उससे ज्यादा ही प्राइस होनी चाहिए थी, लेकिन सब्सिडाइज करके 300 कर दिया। और फ्यूल गैस दे दी 150 रुपए में, जो कि अभी फ्यूल गैस की जो प्राइस है वो 340 समथिंग है। और फीड गैस जो है वो 1021 है। यानी कि GIDC का जो इम्पैक्ट था वो ऑब्वियसली सबको बेनिफिट मिला था, लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने वो हटा दिया तो फिर उनको पे करना है। अब वो पे नहीं हो रहा है और उसके सारे अपने मसले हैं, तो वो फिर हम बाद में देखेंगे। अब जो है वो एक चीज थी कि टैक्स वगैरह के ऊपर जो हमने बात की थी कि क्या है क्या नहीं है। तो पहले जो भी आउटपुट बनता था उस पर 2% जो है वो टैक्स लगता था। अभी एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है, 0% है। लेकिन अभी लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी आने वाले वक्त में क्या होगा क्वार्टर में ये कुछ नहीं पता। और अभी जब बजट अनाउंस होगा माइट भी पॉसिबल चेंजेस आ सकती हैं। एस्टिमेटेड तो है कि वापस 3-4% लग जाएगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते और ना मैं इस बात पे अभी कहूंगी कि लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी कोई भी टैक्स नहीं है किसी भी तरह का। फिर जो है डिमांड सप्लाई ऑफ यूरिया की कितनी है, ये वो टेबल टेबल से आप बस इसको थोड़ा बहुत देख लो कि इसमें आपको अभी जो है वो ओवरव्यू के हिसाब से आप ये समझ लो कि यार के एंग्रो की जो है वो कहाँ गया, हाँ, एंग्रो का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है आप इसको इस तरह याद रखो, 2.2 मिलियन टन। सॉरी मैंने उसके ऊपर ही कर दिया। ठीक है, यानी कि इसकी जो है वो 2.2 मिलियन टन है। ठीक है, यूरिया बनाने की। FFC की जो है वो 2.04 है। ठीक है, और FFBL जो है वो तकरीबन 0.5 मिलियन टन बनाता है। और फातिमा कितना बनाता है, 0.9 मिलियन टन बनाता है। टोटल मार्केट की कितनी है, ये लोग तीनों मिला के कितना मार्केट बनाते हैं, 5.8। हमने जब स्टार्ट में पढ़ा था मार्केट की कितनी वो है एनुअल प्रोडक्शन, दैट इज 8 मिलियन। 8 मिलियन में से 5 बिलियन, 8 मिलियन कौन बना रहे हैं, ये तीन ग्रुप्स बना रहे हैं। तो बाकी की 3 बिलियन कौन बना रहे हैं, एक्स्ट्रा के लोग बना रहे हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जब हम इसकी इंस्टॉलेड कैपेसिटी को पढ़ेंगे हर इंडस्ट्री की कि कितनी है और क्या है, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। आप अभी बेसिकली ओवरव्यू बस इतना सा ले लो कि एंग्रो कितना बनाता है, 2.2, FFC 2.04, FFBL 0.5, फातिमा 0.9 मिलियन टन के हिसाब से। फिर इनकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी देख लो कि इन्होंने इनकी कैपेसिटी इतनी थी और प्रोड्यूस कितना किया। तो देखो FFC कितने रेट पे चल रहा है, 122% यूटिलाइजेशन लेवल चल रहा है। यानी अपनी अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि अपनी जेब से ज्यादा ही खर्च कर रहा है। यानी कि खैर मैंने गलत वो मिसाल दी, यानी कि अपनी हिम्मत से ज्यादा ही बना रहा है लेमैन में। ठीक है, यानी कि 100% था, अब ये 122 बना रहे हैं। यानी कि इसका प्लांट, एक प्लांट कितना चलता है, 3 शिफ्ट होती है एक प्लांट पे, और 3 या 4 होती है मेरे ख्याल से। कितनी होती है, आइडिया है कोई, 8-8 घंटे की कितनी शिफ्ट हुई, इसका आइडिया नहीं। 8-8 16। 8 घंटे की तो 3 शिफ्ट हुई, लेकिन जब शिफ्ट का सिस्टम होता है तो शिफ्ट 4 होती है, 3 शिफ्ट काम करती हैं, एक शिफ्ट जो है वो छुट्टी पे होती है। हाँ, इसी तरह का मैं मुझे या वो नहीं पड़ रहा। आई थिंक अगर 8-8 घंटे की भी शिफ्ट होती है तो 3 शिफ्ट लगेंगी ना दिन में, 24 घंटे में। 8-8 16 चार 8। चार शिफ्ट लगती हैं। 4 शिफ्ट लगती हैं। असल में होता ही है, एक शिफ्ट मॉर्निंग करती है, एक शिफ्ट हम्म। इवनिंग करती है, एक शिफ्ट नाइट करती है, एक शिफ्ट छुट्टी पे होती है। इस तरह चलता होता है।
फिर अगले हाँ दिन 2 दिन ऐसा चलता है, फिर 2 दिन जो है, जो मॉर्निंग वाली होती है वो इवनिंग में आती है, इवनिंग वाली नाइट में आती है, नाइट वाली छुट्टी पे चली जाती है, छुट्टी वाली थी वो दिन मॉर्निंग पे आती है, ताकि इस तरह हाँ 4 की शिफ्टें बनती थी। हाँ। तो ये जो है ना, ये फिर आपको जब इंडस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो ये खैर इंडस्ट्री कभी बताती नहीं है कि, क्योंकि अभी जब जैसे मैं बात बोलूं कि यार इस प्लांट का शटडाउन हुआ था तो कौन सी शिफ्ट बंद हुई, पूरा प्लांट पूरे दिन बन रहा, कितना बन रहा है, ये जो इंटरनल ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपको खुद ही निकालनी पड़ती है, या कोई देता नहीं है आपको। ठीक है, और बाकी खैर इतना हमें जरूरी भी नहीं होता, हम ऑफ टेक से पता लगा ले होते हैं, लेकिन जितना आपको पता होगा उतना आपके लिए बेनिफिट है हर चीज को जो है ना वो, तो इसके लिए इंटरनल लिंक्स आपके जितने स्ट्रांग होंगे मार्केट में, उतना आपके लिए जो है वो बेहतरी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना ये वाले हमने इसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लिया, बाकी आप इसको जितना डिटेल में पढ़ के अपना दिमाग में बैठा लोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा आगे चीजों के लिए। फिर ये जीआईडीसी का जो इम्पैक्ट है वो, मैं यही कहूंगी कि आप इसको पूरा अपना सुप्रीम कोर्ट में भी जो भी वर्डिक्ट था या जो भी था वो आप उसको पढ़ लो। और जो हम बात कर रहे थे कि कितने गैस पे कितनी मिलती है, तो देख लो इनकी जो प्राइजेस हैं, जो जिस तरह से जो हमने स्टार्ट में बात की थी वो ये मेंशन्ड है सारी। ठीक है, देख लो ये इनका एक स्टैंडर्ड रेट है। अब ये 0.7 उसको मिलता है, उस पे क्या बोलते हैं, यूएसडी डॉलर में। एंग्रो के जो हम बोलते हैं ना, एंग्रो का शेयर मिच्योर्ड है, कभी गिरता ही नहीं है, वो उसके पीछे बहुत बड़ी एक रीजंस भी हैं। बट खैर फॉर द राइट नाउ उसको 0.7 यूएसडी पे जो है वो उसको गैस प्रोवाइड की जाती है, अलबत्ता दूसरों के कंपैरिजन में, यानी कि इसको और सस्ती गैस मिलती है। तो ये इनके जो है ना वो एक गैस के हिसाब से है। और ये एक बार देख लेना, उसके बाद बिजनेस के जो भी मार्जिन हैं, कॉस्ट ब्रेकअप्स अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा इनकी जो मैंने बेसिकली मैंने स्टार्ट में भी बोला था कि किसी भी बिजनेस को समझने के लिए आपको उसका पढ़ना पड़ता है कि सीओएचजीएस कैसे कैलकुलेट हो रहा है। जब आप उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता कर लेते हो कि यार ये तो रॉ मटेरियल और फ्यूल में सबसे ज्यादा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो देखो रॉ मटेरियल कितना बड़ा कॉस्ट में बेनिफिट दे रहा है, दैट इज लाइक 53%। और फ्यूल आपका 19%, यानी कि रॉ मटेरियल के बाद जो मेजर चीज है जो आपकी कॉस्ट में इफेक्ट क्रिएट करती है, दैट इज अ फ्यूल एंड पावर। और फ्यूल एंड पावर में भी इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस है, तो आपको इन दोनों पे जितनी अच्छी कमांड होगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप उसकी जब उसके खर्चे अंदाज एस्टिमेट कर लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा सेल्स कितनी होंगी या उसका अर्निंग पर शेयर कितना आएगा। तो किसी भी इंडस्ट्री, नॉट ओनली फॉर द फर्टिलाइजर बट फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द सेल्स पार्ट और द जो ना क्या बोलते हैं सीओजीएस। सीओजीएस में भी मेन इंग्रेडिएंट्स आर द रॉ मटेरियल, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि रॉ मटेरियल के बाद उसका बिजनेस मॉडल जब समझ जाओगे तो पता चल जाएगा कि रॉ मटेरियल के बाद कौन सी ऐसी चीज है जो कंट्रीब्यूट कर रही है सबसे ज्यादा। फिर यही है इन्होंने कितना कितना जो है वो लॉन्ग टर्म रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म कितना है पूरी मार्केट का। तो ये आप इंडस्ट्री वाइज भी पढ़ सकते हो, और आप जब उसमें कंपनी एनालिसिस कर रहे होंगे तब उसमें भी देख लेंगे। फिर ये एक ऑब्वियसली इंटरेस्ट कवर है, ये हमारे मतलब का नहीं है, ये भी हमारे इतना वो मतलब का नहीं है। ये थोड़ा बहुत देख लेना अगर देखना हो। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हम इसको इंडस्ट्री वाइज देख ही रहे होंगे तो ये सब वहाँ पे जो है वो कवर हो ही जाएंगी चीजें। तो बस ये मॉडल शॉडल है, फिर शॉर्ट भी इस पूरे मार्केट की क्या स्ट्रेंथ एनालिसिस है, ये आप एक ओवरव्यू लेने के लिए जरूर पढ़ो उसको। बट इतना मेजोरिटी जब आप समझ जाओगे तो उतना याद रखने का भी नहीं होता। फिर बस यही है। और ये हमारी जो है वो एक तरीके की पूरी इंडस्ट्री का एक छोटा सा ओवरव्यू था कि क्या है और क्या नहीं है। और इसी चीज में मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ, एक सेकंड में जरा स्क्रीन। हाँ, तो सबसे पहले तो हमने जो है वो इंडस्ट्री का ओवरव्यू ले लिया था कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा जो है ना बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ इस चीज का कि मेरे पास जो डेटाबेस बना हुआ है वो बना हुआ है 2013 से। ठीक है, अब ये यूरिया भी दो टाइप का होता है, स्क्रीन नजर आ रही है हाँ, नजर आ रही है, स्क्रीन ना। नजर आ रही है। अब जो मेजर चीजें है ना वो ये है। ठीक है, कैन, एनपी, एनपीके, डैप, यूरिया। आप यूरिया पे ज्यादा फोकस करो, डैप पे भी रखो, क्योंकि इंडस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो अभी हम एफएफबीएल पे मॉडल जो बनाएंगे वो डैप के उस पे बनाएंगे। तो ये 2013 से ये देखो चेंज इन प्राइस कितने परसेंट से चेंज हुआ है या कितने नंबर से चेंज हुआ है वो शो कर रहा होगा। और वीक ऑन वीक ये मैंने फॉर्मूला आप देख रहे हो कि मैंने उसको जस्ट डिवाइड बाय करके इसका एक फॉर्मूला चेंज निकाली है। वीकली प्राइजेस आती हैं
वीकली प्राइसेस मैं बता भी देती हूँ कैसे आती है। जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है, ये मेरे पास अपडेटेड नहीं है, मैंने अभी तक जो है वो क्या बोलते हैं, ये 16 मार्च तक, नहीं 16 नहीं, 9 मार्च तक की सारी जो है ना मेरे पास आ गई है। लेकिन अभी देखो कि यूरिया की प्राइस कितनी चल रही है, 2000 2,915 रुपए, ठीक है। और ये अदर यूरिया की ये प्राइस है, डैप की देखो कितनी ज्यादा प्राइस है, ठीक है, यानी कि हर हफ्ते बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। मैं अभी जो प्राइसेस, अगर मेरे पास वो डेटाबेस मेरे दूसरे लैपटॉप में, बट अभी मैं इतना बता दूं कि इसकी प्राइसेस मजीद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो ये अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो बैग ऑफ यूरिया या जो के जो डलेगी यूरिया की या डैप की जो यूटिलाइजेशन होगी वो भी कम होगी, डिमांड कम करेगा बंदा या डिमांड ज्यादा करेगा, क्या करेगा बताओ, प्राइस से क्या फर्क डिमांड पड़ेगा। कम कम होगी ना, जब प्राइस बढ़ेगी तो लोग, जो छोटा किसान है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो कम होगी ऑब्वियसली डिमांड। लेकिन आपको नहीं लगता कि एग्रीकल्चर तो देखो होनी तो ही है ना, 70% हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी कि डिमांड एक तरह की मिच्योर इंडस्ट्री है, ये डिमांड सेम रहती है, डिमांड पे इतना। अच्छा। लेकिन हाँ, ये लोग डैप की बजाय यूरिया पे चले जाएंगे, या वो लोग और अच्छा। कंजूसी करेंगे कि भाई मैं और कम यूज करेंगे जिससे हमारे फल सही नहीं उगेंगे, एक और केमिकल यूज करेंगे, एनपी कैन वगैरह। हम्म। लेकिन डिमांड उसकी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जमीन उगना तो उतना ही है, हाँ प्रोडक्शन कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक जमीन तो हमारे पास समझो 1 एकड़ अगर मौजूद है तो जमीन को तो हम कम नहीं कर सकते ना, तो जमीन तो कांस्टेंट है। हाँ, अब उस पे क्या डलेगा वो फिर ऊपर नीचे हो सकता है, और ये अभी मजीद बढ़ेंगी चीजें। और फार्मर फिर इस पे जो है गेम आ जाएगा, लोग लोन लेना शुरू कर देंगे, कर्जों में डूब जाएंगे, और अपनी अपनी चीजें गिरवी रख के जो है वो खेती बाड़ी करना शुरू करेंगे। फिर उसका कंज्यूमर एंड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो चीजें महंगी हो जाएंगी, जो कि अभी हमने देखा भी है कि 24% जो है वो इन जो आपके गुड्स हैं उन पे टैक्स लगा दिया गया है। तो ऑटोमेटिकली फिर जी सारा जी एंड कंज्यूमर तक ही आ जाता है गेम, ठीक है। तो खैर ये देखो, ये जी जी। आपके पास डाटा एक खुद का बना हुआ होना चाहिए फॉर एनालाइजिंग थिंग्स, ठीक है। ये आपको मैं बता भी देती हूँ कहाँ से मैंने लिया हुआ है। तो ये आपके पास वीकली आ गई, वीकली के बाद मैंने इसका जो है वो मंथली रिपोर्ट्स, मंथली मैंने इसको बनाया, मंथली मैंने बस इसका, अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो मैंने मंथली करके इसको सम करा हुआ है, यानी 4 वीक होते हैं ना एक महीने में, तो मैंने 4 वीक के जो डाटा प्राइजेस थी उसको ऐड करवा दिया, तो ये मेरे पास सम हो गया। महीने के हिसाब से मेरे पास डाटा आ गया। फिर महीने के हिसाब से मैंने जो है वो उसको क्वार्टरली डाटा बनाया हुआ है, क्वार्टर में कितना फर्क आया, अब क्वार्टर के अंदर कितने मंथ्स आते हैं, 3 मंथ्स आते हैं, तो मैंने 3 मंथ्स इसको ऐड कर दिया, एवरेज आउट ले लिया कि कितनी एवरेज प्राइस है, ठीक है। फिर ये चीज आ गई क्वार्टरली के बाद मैंने ईयरली डाटा बना दिया। तो 2023 तक मुझे, अभी तक तो खैर इस पे मत जाओ क्योंकि इसमें अभी कुछ मंथ्स नहीं है, बट 2022 के हिसाब से एवरेज अगर मैं प्राइस लूँ, जब मैं एनालिसिस अपनी कर रही होंगी किसी भी चीज को, क्योंकि देखो हर चीज क्या है, सेल्स इनटू द क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस इनटू द क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर किसी चीज की प्राइस होगी और कितना सेल हुआ तो मुझे पता चल जाएगा ना कंपनी का रेवेन्यू कितना आया। हर चीज प्राइस क्वांटिटी है। तो आपको यूरिया की अगर एवरेज प्राइस पता है कि भाई 2,400 2,200 रुपये ऑन एवरेज जो है पूरे साल इसकी प्राइस रही है, तो 2,200 पे आप इसकी प्रोडक्शन कितनी थी आपकी एफएफबीएल की, 2.04 मिलियन टन इसने बनाया था, प्रोड्यूस किया था। तो 2.04 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2 से, तो आपको 2 इंटू 2 तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल इसका सेल्स कितना निकला। ऐसा ही होता है ना। तो बस प्राइस इंटू तो क्वांटिटी है, जितनी प्राइसेस पता होंगी, क्वांटिटी पता होगी, आप उसका आराम से अर्निंग पर शेयर वगैरह निकाल लोगे। और मेन चीज तो आपकी बैलेंस शीट ही बोल रही हूँ, पीएनएल ही होती है ना, इनकम स्टेटमेंट ही होती है। अच्छा, अब मैं इसको उसका आपको जो है ना दिखा भी देती हूँ कि मैंने ये कहाँ से ली है। पता नहीं कहाँ गया यार। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, नजर आ रही है। हेलो? हेलो, हाँ, नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है। हेलो? हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो। नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। मैसेज कर दो। अच्छा। अच्छा चलो ठीक है, स्क्रीन आ रही है ना, बस ठीक है। तो आपने यार ये करना है कि आपने सबसे पहले पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो में जाना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो आप प्राइस स्टैटिस्टिक्स में जाओगे। ठीक है, प्राइस स्टैटिस्टिक्स में जाने के बाद आप जाओगे वीकली, जो है ना वो एसपीआई बेस 2015। फिर आप यहाँ जाओगे, देखो ये अभी लेटेस्ट प्राइस आई है, ठीक है, मार्च की हर वीकली आती है। आप एनेक्सियर में जाओगे, एक डॉक्यूमेंट खुलेगा आपके पास। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट में और भी बहुत सारी प्राइजेस हैं, सिमेंट वगैरह सारी चीजों की हैं, बट आपका मेन है। एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये यहाँ पे आपको ये गिवन है प्राइजेस सारी। ठीक है, आपने बस यहाँ से रावलपिंडी, कराची, हैदराबाद सबकी हैं। आपने सब, अगर आप इलाके वाइज या रीजन वाइज जाना है तो वो आपके ऊपर है। मैं बेसिकली ऑन एवरेज जो है प्राइजेस उठा लेती हूँ। ये वाला मैंने इसका उठा लिया 9-3 के हिसाब से, फिर इसके कंपैरिजन वगैरह सब कुछ है। मैं यहाँ से प्राइजेस उठाती हूँ, अपने डाटाबेस में डालती हूँ, फॉर्मूला मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है तो वही फॉर्मूला शीट से वो सारी चीजें हो जाती है। वैसे वीकली मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, और वैसे भी मैं सीमेंट की प्राइजेस पे भी पूरा इसको इलाके वाइज जो है इसकी जो है वो मेरा टेबल निकलता है। और फिर ये वीट वगैरह की ये सारी चीजें हैं, तो मेन हमारा अभी जो हम इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें हमारी ये इंडस्ट्री वो है। तो आप यहाँ से इसकी प्राइजेस ले सकते हो। ठीक है, फिर आपका ये प्राइजेस बन जाएंगी। एक तो ये चीज मुझे बतानी थी आज, और क्या बताना था। हाँ, ये बता दिया। उसके बाद आप देखोगे ऑफ टेक। ठीक है, अब ये ऑफ टेक जो है ना ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है आपको खरीदना पड़ता है। लेकिन कुछ टाइम तक का डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, जहाँ पे आप लोगों की एनालिसिस स्ट्रांग हो जाए। अब मेरे पास जो डाटा मौजूद है वो आई थिंक 2015 से मेरे पास, पता है मेरे पास पड़ा हुआ है कि कितना जो है वो यूरिया एफएफसी ने बनाया। ठीक है, कितना एफएफबीएल ने बनाया, कितना दाऊद ने बनाया, ये। ठीक है, ये ऑफ टेक कितने लोगों ने कितने किए हैं। अगर मैं आपको अभी, मेरे पास अगेन मेरे पास मौजूद है जनवरी तक का डाटा है मेरे पास। अभी मैंने फैब के नंबर आ गए। फैब का नंबर मेरे दूसरे लैपटॉप में। खैर दिसंबर ये भी मैंने अपडेट नहीं किया हुआ। तो खैर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिसंबर के हिसाब से कितना ऑफ टेक एफएफसी ने किया है। वो इतना इन लोगों ने जो है वो यूरिया ऑफ टेक किया है, तकरीबन 2 मिलियन। और फिर उसके बाद ये फातिमा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो एफएफसी। अच्छा ये मैं बता दूं कि ओवरऑल जो है ये कम हुआ है शेयर, ये देख रहे हो। जो है ना ये पहले 40, 43, 38 इनके क्वार्टर वाइज था ना, मंथ वाइज। तो देखो ये जब मंथ में, लास्ट वाले मंथ में इनका ऑफ टेक कम आया, तो ओवरऑल जो है क्वार्टर के अंदर, ओवरऑल क्वार्टर भी आपका 34 से कम हो गया। यानी कि सेम रहा, यानी कि फोर्थ क्वार्टर तो हमेशा इनका बढ़ता है। ये देखो फोर्थ क्वार्टर 39 रहा, फिर ये वाला फोर्थ क्वार्टर 37 रहा। यानी कि इनके जो लास्ट के 2 क्वार्टर होते हैं वो हमेशा अच्छे जाते हैं। यानी कि आप समझ लो सितंबर या वो वाले जो मंथ होते हैं, अगस्त के बाद से इनका हमेशा बढ़ता है, लेकिन इस बार इनका कम हुआ है शेयर। ठीक है, तो उसके इसी वजह से इन लोगों के जो नंबर थे वो कम आए। तो मैंने वही सेम जो है वो शीट बनाई हुई है, ईयर वाइज, मंथली वाइज, क्वार्टर वाइज। तो आप देखो अगर ओवरऑल कंपेयर करो तो इनका 37% है इस साल। और 2021 में 39 था, 40 था, कम हुआ। फिर आप देखो एफ एफ बी एल जो है, एफ एफ बी एल है, ये क्यू एल नहीं है, 8% पे स्टैंड रहा है। फिर आपका जो एंग्रो है, एंग्रो का भी शेयर कम हुआ। ओवरऑल मार्केट का अगर देखो तो मार्केट 90% पर आ गई, 96% पर आ गई इनके। यानी कि मार्केट का साइज ही श्रिंक हो गया। जब मार्केट का साइज श्रिंक हो गया तो फिर
ये लोग कितना ही प्रोड्यूस करें, क्योंकि प्लांट शट डाउन रहे, फिर आपके सारे दीगर मसलाइल हुए, तो 96% पे वो आके स्टैंड कर रहे हैं। तो ये ऑफ टेक के नंबर है। फिर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर डैप के जो है वो क्या बोलते हैं ऑफ टेक है। तो देखो डैप में भी ये देखो, और सारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ना ये जो है, जिसपे हम कंसंट्रेट नहीं करते। तो डैप में देखो एफ एफ बी एल 56% आ गया। अगेन आप उसको अगर ईयर ऑन ईयर की बजाय क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, तो देखो डैप 65%, ये वाले क्वार्टर में 41%। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देख सकते हो कि यार कहाँ पे ज्यादा हो रहा है। 51, ये देखो अगर मैं इसको देखूं 2020 को, क्वार्टर वन बहुत अच्छा रहा। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, टू कम हुआ, थ्री कम हुआ, सेकंड क्वार्टर कम हुआ, क्योंकि उसमें मोरलेस पॉलिसी भी आ रही होती है, सारे गेम चल रहे होते हैं, तो उसमें कम ही यूटिलाइज होता है। तो आपको इस तरह पता चल जाएगा कि यार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, पूरे साल में क्या है। फिर एनपी के ऑफटेक के नंबर हैं, फिर ये वाले ऑफटेक्स हैं, डिफरेंट है, आपको मेन सिर्फ यूरिया वगैरह के हैं, तो मैं आपको उसी का ही डाटा दूंगी। ठीक है, फिर आपके पास ये आ गई प्रोडक्शन शीट। ठीक है, अब आप ये प्रोडक्शन शीट देखोगे, तो अगेन प्रोडक्शन शीट भी जो है ये मैंने वैसे ही बनाई हुई है, 2015 से ही होगी है। ठीक है, तो अब यूरिया की कितनी इसने एफएफसी ने प्रोड्यूस की है, अगर मैं मंथ ऑन मंथ पे देखूं, तो ठीक है, ये प्रोडक्शन डाटा है। मैंने आपको क्या बताया कि जितना प्रोड्यूस करता है उतना ही ऑफ टेक करता है। ठीक है, तो तो ये आप देख लो, 2 मिलियन बनाया उधर भी उसने, और मोर और लेस उसका पास पहले की भी क्वांटिटी पड़ी हुई थी, तो उसने ज्यादा ही बेचा है अपने उससे। फिर ये डैप इसने जो इम्पोर्ट करवाया, देखो ये लोग सब प्रोडक्शन में आ गया। ये डैप प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, दैट इज एफएफबीएल। ठीक है, फिर यूरिया कौन कौन इंपोर्ट करवाता है ये मैंने सबके नाम नहीं लिखे, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट होती है, वो मैं मैनेज करना मुश्किल होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये आपके पास ये आ गया प्रोडक्शन वगैरह के। ठीक है, तो आप इसको वापस मंथली और क्वार्टरली आप उसको जिस तरह एनालिसिस करना चाहो, अभी मैंने इसमें ग्राफ्स नहीं बनाए, आप ग्राफ्स वगैरह सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये मैंने आगे की भी खैर कुछ प्राइजेस प्रिडिक्ट की हैं, जो कि अभी जरूरी नहीं है, बट हाँ, ये देख लो 2022 के हिसाब से। अच्छा, मैंने इसमें शेयर की भी कैलकुलेशन नहीं की हुई। अच्छा, बस कह रहे हैं मोर और लेस आपको पता चल जाएगा इससे। आपके पास जितना ज्यादा डाटा होगा ना, कि तो तीन मेन डाटा होते हैं, एक तो प्राइस शीट, ठीक है, एक प्रोडक्शन, और एक इसके ऑफ टेक। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड मेरा जो बना हुआ है ये अभी इनकम्प्लीट है। तो आप अगर देखोगे तो मार्केट शेयर के हिसाब से 2022 में सबसे ज्यादा एफएफसी का था। फिर आपके पास जो है वो ईफट का था। फिर आपके पास एफएफबीएल, इसी तरीके से आप जो है ना जितना भी डेप में जाना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा, अब जो है ना बात कर लेते हैं लास्ट चीज ऑफ टुडे, और फिर उसके बाद हम उसको एंड करेंगे। लास्ट चीज बस इतनी सी है कि जब भी आप मॉडल बनाते हो तो आपको उसकी जो है वो फाइनेंशियल्स देखनी होती हैं। फाइनेंशियल्स में सबसे पहले तीन तीन मॉडल्स जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, वो रेवेन्यू मॉडल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक होता है कॉस्ट मॉडल होता है। ठीक है, एक होता है थ्री स्टेटमेंट्स मॉडल, स्पेलिंग। अच्छा, ये मैं जो है ना वो जो बता रही हूँ वो ये है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग जो है ना बहुत तरह के मॉडल्स बनते हैं, लेकिन हम जो बना रहे हैं ना वो थ्री स्टेटमेंट मॉडल बना रहे हैं। हम इन दो पे काम नहीं कर रहे हैं, हम इनको भी यूज करेंगे, बट ओवरऑल जो मार्केट में, इक्विटी मार्केट में जो कहा जाता है ना, वो कहा जाता है थ्री स्टेटमेंट मॉडल। थ्री स्टेटमेंट में क्या क्या मौजूद है, आपके पास बैलेंस शीट है, आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, और आपके पास कैश फ्लो। और मेन आपका जो इसमें हम काम करेंगे वो है वैल्यूएशंस। ठीक है, एस्टिमेशंस, एस्टिमेशंस में भी हम काम करते हैं। अजम्पशंस, अजम्पशंस भी हम जिसकी ले रहे होंगे ना मेजर, दैट इज लाइक इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में बहुत सारे हेड्स हैं, उन हर हेड्स को हम बाइफेक्रेट करेंगे, जो ना तोड़ तोड़ के एक एक चीज को देखेंगे। वैल्यूएशंस में हम जो देखेंगे वो डीसीएफ देखेंगे, यानी कि डिस्काउंटेड मॉडल। ठीक है, बहुत तरह के वैल्यूएशंस भी एक तरह से वैल्यू नहीं होता।
बहुत तरह की वैल्यूएशन होती है, लेकिन हम जो कर रहे होंगे वो डिस्काउंटेड मॉडल पे देखेंगे, डीसीएफ मेथड लगाएंगे। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर जो मॉडल यूज होता है वैल्यूएशंस के लिए, वो डिस्काउंटेड मॉडल होता है। अब वो क्या होता है क्या नहीं होता, जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो बता देंगे। तो तीन स्टेटमेंट्स हैं। अब आपका जो बेसिकली जो अब नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है, मैं ग्रुप में ये शेयर करूंगी, ऑफटेक के कुछ नंबर्स, प्रोडक्शन के कुछ नंबर, और एफएफबीएल के वीकली, यानी कि एक महीने के जो वीक्स के नंबर है वो मैं शेयर कर दूंगी। आपने करना ये है, उसका मंथ बनाना है, मंथ का आपने क्वार्टर, क्वार्टर से आपने उसका फाइनल बना रहा है, नंबर वन। सेकेंडली आपने एफएफबीएल की, ये पहले जो पार्का था, आपने उसको पूरा जो है ना, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट शीट है वो अपने एक्सेल में फैक्ट शीट के टैब में रख देनी है, नंबर वन। सेकेंडली आपने जो है क्या बोलते हैं, ऑफटेक के नंबर पे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली डाटा बनाना है। तीसरा आपने एफएफबीएल जो है उसको गो थ्रू करके उसकी 5 साल की स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करना है, और लेटेस्ट स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है। पढ़ना पढ़ना मतलब ये कि मैं इसमें आपको एक चीज दिखा देती हूँ अभी। तो आपने करना ये है कि आप जाएंगे डी डीएसएक्स, पीएसएक्स लिखेंगे, आप इधर जाएंगे, आप लिखेंगे एफएफबीएल, फिर आप रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट में आप यहाँ से सारी आपको डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, इनको अलग से रखना है। और उसके बाद आपने जाना है फाइनेंशियल्स। एक सेकेंड, इसने रुक जाओ, रिपोर्ट्स तो खैर आपके पास डाउनलोड हो गई। और आपके पास दूसरी जो चीज मैं बता रही थी क्या था वो, हाँ, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अनाउंस होते हैं ना, उसमें आपने जाना है अदर में। अदर में जाके फेब 1 को हुई थी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग, ये आपने पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ठीक है, ये खुल रही है आपके पास। वैसे अभी क्वार्टर्स के रिजल्ट आने वाले हैं मार्च में, एंड में। तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे प्रिडिक्शन तो यही है कि इसके कम ही आएगा सब, ग्रोथ इतनी हुई नहीं है। रमजान के बाद ही इंडस्ट्री उठेगी, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। तो खैर ये अभी वो हो रहा है, बस आपने जो है वो रिपोर्ट डाउनलोड करनी है 5 साल की। अब 5 साल में आपने 2017 या 18 से ले लो। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप क्वार्टरली रिपोर्ट जो भी है वो ले लो। फिर आपकी इसकी जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग है ना, एनालिस्ट ब्रीफिंग, वो जरा बस इसको जो है हल्का सा पढ़ के आ जाना। ठीक है। नेक्स्ट वीक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखो मैंने अभी अभी जो आपको पार्का में दिखाया था, वो उसने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया कि एफएफबीएल का कितना शेयर है, एंग्रो का कितना शेयर है। तो आप अपने डाटा को यहाँ से अपडेट कर लेना। ठीक है। यूरिया मार्केट शेयर क्या हुआ, देखो ओवरऑल मार्केट की जो इन्वेंट्री की डेप्थ की जो सेल्स है वो डिक्लाइन पे गई, यूरिया की सेल्स बढ़ी है। ठीक है। तो एफएफबीएल का तो खैर फिर नेगेटिव ही रिजल्ट आना था, तो उन्होंने खैर कोई अनाउंसमेंट तो की नहीं है। तो खैर जो भी है, तो कहने की बात ये है कि आप उसको यहाँ से पढ़ के रहो, और इसको नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और डायरेक्ट फिर हम 5 साल का जो डाटा है वो डालना स्टार्ट करेंगे अपने एक्सेल पे हिस्टोरिकली। ठीक है। हिस्टोरिकल टू प्रेजेंट हम उसको डालेंगे। अच्छा, तो अब एक बार बस लास्ट बार मैं रिपीट कर देती हूँ, करना क्या क्या है। करना सिर्फ इतना सा है कि आपको मैं डाटा शेयर करूंगी कुछ प्राइजेस का 2022 तक की, दिसंबर तक। ठीक है। तो आपने ये करना है कि आप जो है वो उसकी क्वार्टरली, मंथली, और जो भी डाटा है आप उसको बना लेंगे। ठीक है। और सेकेंडली आपने ये करना है कि आप 5 साल की फाइनेंशियल्स को डाउनलोड करेंगे, जिसमें क्वार्टरली और लेटेस्ट जितनी तक है वो। थर्डली आपने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग को डाउनलोड करके उसको पढ़ना है। और फोर्थली ये है कि आप या तो खुद से या तो क्लास में हम लोग 1 साल का पूरा डाटा डालेंगे, और डाटा डालने के बाद फिर हम उसकी नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे उसकी प्रोजेक्शंस कैसे करनी है। बाकी आप इंडस्ट्री को जितना पढ़कर आ सकते हैं आप पढ़कर आओ, समझो, नहीं समझ आए क्वेश्चन आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देना। तो फिर देख लेंगे कि उसको फिर हम एड्रेस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक का यही है, कोई सवाल या कुछ भी है तो पूछ लो, फिर हम उसको एंड करते हैं। 2 मिनट है बस। नहीं, सवाल नहीं।
आवाज नहीं आ रही आपकी। आपके माइक का कोई इशू लग रहा है मुझे। चलो फिर आप भले मुझे जो है वो या तो चैट पे भेज दो, या तो फिर आप जो है वो बाद में पूछ लेना अलग से, या ग्रुप में डाल देना। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू और अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।